ये न्यू साउथ कोरियाई एयरक्राफ्ट KF-21 एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन माना जा रहा है क्योंकि ये संभवतः रीजन के अलाइड इंटीग्रेशन प्रोग्राम का पार्ट होगा। पिछले कुछ दशकों से साउथ कोरियाई मिलिट्री ने घरेलू रूप से इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने की अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है। जापान की तरह ही साउथ कोरिया के पास एक उभरती हुई एरोस्पेस इंडस्ट्री है, फिर भी विभिन्न कारणों से वो अभी भी मुख्य रूप से वेस्टर्न नेशंस पर एयरक्राफ्ट्स और आर्मोमेंट के सप्लाई के लिए निर्भर करते हैं। हालांकि हाल ही के दशकों में साउथ कोरिया ने अपने स्वयं के एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो आइए देखते हैं साउथ कोरियाई KF-21 एयरक्राफ्ट के बारे में। देन लेट्स सी। 1992 में साउथ कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक सुपरसोनिक जेट ट्रेनर के डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया, जिसे बाद में T-50 के नाम से जाना गया। ये एयरक्राफ्ट जिसे आवश्यकता पड़ने पर लड़ाकू विमान के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अब एक पूरे फ्लीट के रूप में ये मौजूद है। इसने एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक सबूत के रूप में कार्य किया, जिसे बोरामे या हॉक के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अभी भी सेवा में मौजूद F4 फैंटम एंड F5 टाइगर के पुराने फ्लीट के लिए इनके रिप्लेसमेंट के तौर पे डेवलप करना है। इसको 2001 में पहली बार अनाउंस किए जाने पर इस प्रोजेक्ट को कुछ संदेह के साथ देखा गया, जो कि अंडरस्टैंडेबल था। कोरिया ने केवल एक ट्रेनिंग जेट के अनुभव के साथ न केवल एक नया फाइटर जेट बनाने का फैसला किया, बल्कि ऐसा फाइटर जेट जो अमेरिकी, रूसी एंड यूरोपियन डिजाइन्स का मुकाबला कर सके, जिनके पास लॉन्ग हिस्ट्री है एयरक्राफ्ट्स को डिजाइन एंड परफेक्टिंग करने की। इसके अलावा प्रोडक्शन लाइन बिल्डअप करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट के कारण इस जेट की पर यूनिट कॉस्ट फॉरेन एयरक्राफ्ट की तुलना में अधिक होगी। कई वर्षों तक इस प्रोजेक्ट को सीरियस इंटरेस्ट नहीं मिला। हालांकि 2010 में ये बदल गया। नॉर्थ कोरिया से बढ़ते दबाव के कारण इस प्रोजेक्ट में नेशनल इंटरेस्ट फिर से जग गया। इंडोनेशिया ने इसमें 20% फंडिंग का दावा किया, तुर्की ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया, अदर इन्वेस्टर्स ने भी इसमें 20% फंडिंग का योगदान दिया और बाकी के 60% फंडिंग को साउथ कोरियाई गवर्नमेंट द्वारा पूरी की जाएगी। विनिंग बिड जीतने वाले कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री ने सपोर्ट के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन लिया। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया। इनिशियली 3 प्रपोजल डेवलप एंड सबमिट किए गए थे। द फर्स्ट, जिसे C-103 के नाम से जाना जाता था, AF-35 की तरह दिखता था, जबकि सेकेंड डिजाइन C-203 एक यूरोपियन डेल्टा विंग डिजाइन के समान था, जिसमें आगे फॉरवर्ड कनार्ड्स थे। एंड लास्ट डिजाइन C-503 एक सिंगल इंजन लो कॉस्ट वाला फाइटर एयरक्राफ्ट था। वायुसेना ने पहले प्रस्ताव में C-103 को चुना, जिसमें लोअर कॉस्ट के बजाय 2 इंजन के लिए प्रेफरेंस दिया गया। 2015 में इस कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई एंड नेक्स्ट 2 इयर्स लेटर विंड टनल टेस्ट का यूज करके इनिशियल प्रपोजल को इम्प्रूव करने का प्रयास किया गया। इसके परिणाम स्वरूप C-103 डिजाइन पर आधारित 4 और वेरिएशन डेवलप किए गए, जिसमें विभिन्न क्षमताएं थी। C-104, C-105, C-107 एंड C-109 ये वो वेरिएंट्स थे। इसमें से C-105 डिजाइन, जिसे अब KF-X के नाम से जाना जाता है, इस C-105 डिजाइन को आगे ले जाने के लिए चुना गया। साउथ कोरियाई सोर्सेस के अनुसार C-105 में अतिरिक्त हथियारों की जगह नहीं थी। ये बहुत स्मॉल डिजाइन था और शुरू में इसमें केवल एक इंजन था। अंत में ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य डिजाइन्स के डिजायरेबल एलिमेंट्स को C-105 में इंटीग्रेट किया गया था। 12 जुलाई 2021 को पहला प्रोटोटाइप रेडी हुआ था और इसे हम KF-21 के नाम से जानते हैं। इस एयरक्राफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, खासकर पोलैंड, पेरू एंड फिलीपींस ने इस एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट दिखाया। इसके बाद आगे के 8 एयरक्राफ्ट्स को बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें से 2 ग्राउंड टेस्ट यूनिट, 2 ट्विन सीट फ्लाइट यूनिट एंड 4 सिंगल सीट फ्लाइट यूनिट शामिल थे। जुलाई 2022 में इन सिंगल सीट फ्लाइंग यूनिट्स में से पहले एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी। इसके बाद नवंबर 2022 में दूसरे एयरक्राफ्ट ने अपनी उड़ान भरी एंड जनवरी 2023 में तीसरे एयरक्राफ्ट ने पहली सुपरसोनिक उड़ान पूरी की। फरवरी 2023 में 2 सीट वाले एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अनुसार करंट प्लान ये है कि 2028 तक एयरफोर्स को 40 KF-21 एयरक्राफ्ट्स का फ्लीट सौंपा जाएगा एंड 2032 तक
पूरे 120 एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट तैयार हो जाएगी। ये इनिशियल ब्लॉक 1 कॉन्फ़िगरेशन होगा जो केवल एयर टू एयर कैपेबिलिटीज तक लिमिट होगा। जैसे ये पहला फेज पूरा हो जाएगा, इसके बाद प्लानिंग है ये कि ब्लॉक 2 प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिसमें फुल एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज शामिल होगी। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के बिना इन एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने का ये असामान्य निर्णय क्यों लिया गया, ये स्पष्ट नहीं है। यदि एक अनुमान लगाना हो तो संभवतः इसका उद्देश्य एयरक्राफ्ट्स को जल्द से जल्द सेवा में लाना हो सकता है, जबकि टाइम लेने वाली टेक्नोलॉजी को सेकेंड फेज में शामिल किया जाएगा। डिजाइनर्स ने ये भी बताया है कि यदि कोरिया कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर प्राप्त करता है तो KF-21N नामित एयरक्राफ्ट का एक मॉडिफाई कैरियर वर्जन कुछ ही वर्षों में तैयार किया जा सकता है। इंडोनेशिया, जो इस वेंचर में भी पार्टनर रहा है, अपने फ्लीट के लिए इन एयरक्राफ्ट में से 50 एयरक्राफ्ट्स को और खरीद सकता है। एयरक्राफ्ट के फ्यूचर मल्टी रोल नेचर को इनिशियल फ्लाइट टेस्ट के बाद से ही हाईलाइटेड किया गया है। इसमें GBU-12 PUA-2 वेरिएंट JDAMs एंड CBU-105 अमेरिकी CBU-97 क्लस्टर बॉम्ब का एक मॉडिफाई वर्जन जैसे ग्राउंड वेपन्स इसमें शामिल होंगे। पॉसिबल एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स में एंटी शिप AMG-84 एंड AMG-65 मैवरिक शामिल है। एयर टू एयर हथियारों के मामले में एयरक्राफ्ट को स्टैंडर्ड अमेरिकी हथियारों को ले जाने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें BVR के लिए AIM-120 AMRAAM एंड क्लोज रेंज के लिए AIM-9X शामिल है। साथ ही SRAM को भी इसमें इंटीग्रेट करने की प्लानिंग है, जिसे साइड विंडर का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। हालांकि एयरक्राफ्ट्स के लिए पसंदीदा लोड आउट लॉन्ग रेंज के लिए मेटेओर एक्टिव रडार मिसाइल एंड क्लोज रेंज के लिए IR-IST इंफ्रारेड का कॉम्बिनेशन प्रतीत होता है। MBDA ने अनाउंस किया है, जो कि मेटेओर मिसाइल के पीछे यूरोपियन कंपनी है। इन्होंने कहा है कि वो कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर KF-21 प्लेटफॉर्म में इस मिसाइल को इंटीग्रेट कर रही है। ये डिसीजन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई वर्षों से AMRAAM इसे मोस्ट रिलायबल एंड एक्टिव रडार मिसाइल माना गया था। हालांकि इनिशियल टेस्टिंग के बाद ऐसा लगता है कि मेटेओर अमेरिकी डिजाइन से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। साउथ कोरिया ने अपने फ्लीट में एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल एंड ALCMs को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की है। ये जानकारी साउथ कोरिया के डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई। इस सिस्टम के डेवलपमेंट का फेज 12 दिसंबर 2023 में शुरू हुआ है और इसे 2028 तक पूरा करने की प्लानिंग है। इन डिजाइन्स को स्काई ड्रैगन नाम दिया गया है और इसे कोरियन F4S से टेस्ट लॉन्च भी किया गया है। ये भी संकेत दिए गए हैं कि इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर होगी। साउथ कोरिया केवल क्लोज एयर सपोर्ट पर फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के ऊपर भी जोर दे रहा है। 100 किलोमीटर रेंज के साथ नॉर्थ कोरिया की सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को साउथ के नॉर्थ बॉर्डर से मारा जा सकता है। नॉर्थ कोरिया के पास मॉडर्नाइज एयरफोर्स नहीं है, लेकिन उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी में से एक है, जिसमें हेवी फोर्टिफाइड कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। 500 किलोमीटर की रेंज वाली ALCM को एक एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है, वो भी नॉर्थ कोरिया के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना। हालांकि हमें डिटेल्स नहीं पता। ये संभावना है कि ALCM प्रोग्राम में बंकर ब्लास्टिंग कैपेबिलिटी होगी। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये संकेत मिला है कि ALCM मौजूदा KE-PD-350 के क्रूज मिसाइलों की जगह ले सकती है, जो कि 20 फीट तक की कंक्रीट को भेदने में सक्षम है। ये प्रोग्राम कोरिया के 3 एक्सिस ऑपरेशनल प्लान के तहत आते हैं, जो नॉर्थ कोरिया से किसी भी न्यूक्लियर थ्रेट को रोकने के उद्देश्य से है। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स की पोजीशन पर सरप्राइजिंगली सबसे पहले हमला करना, इसके बाद किसी भी क्रूज मिसाइल को रोकना शामिल है। तीसरा एक्सिस, जिसे ओवरवेलमिंग रिस्पांस कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया द्वारा पहले हमला किए जाने की स्थिति में एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक कैंपेन होगा, जिसमें प्राइमरी टारगेट कमांड, कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लॉन्च साइट होंगे। KF-21 एंड क्रूज मिसाइल प्रोग्राम इस प्लानिंग के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब ये सवाल है कि इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस एंड रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटीज कैसे होंगी। ये अर्ली डेज है, कुछ भी संभव है। हालांकि कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले ये सजेस्ट किया गया है कि KF-21 की प्रायोरिटीज स्टील्थ नहीं है, जैसा कि F-35 और F-22 में है, बल्कि रडार क्रॉस सेक्शन कम करने और मैक्सिमम वेपन्स पेलोड के बीच बैलेंस बनाने की है। ये वेपन्स को एक्सटर्नली माउंट करने के विकल्प में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसा कि अन्य 5th जेन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट में होता है। इस एयरक्राफ्ट में 4 हार्ड पॉइंट फ्यूजलेज पर और 6 विंग्स पर है, जो टाइफून के समान रडार क्रॉस सेक्शन का सुझाव देते हैं। इनफैक्ट
डेवलपमेंट के दौरान प्रोजेक्ट का एक गोल ऐसा फाइटर जेट बनाना था जो दसाल्ट रफाल एंड टाइफून दोनों से बेहतर प्रदर्शन कर सके और इस एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन के रूप में रेफर किया गया है, न कि 5th जनरेशन के डिजाइन के रूप में। एक और पॉपुलर कमेंट जैसे कि साउथ कोरियाई एयरफोर्स का गोल ये है कि KF-21 स्टेल्थियर F-35 और चेपर F-16 इन दोनों के बीच में रहकर परफॉर्मेंस को डिलीवर करेगा। बीच में रहते हुए KF-21 F-35 से अधिक हथियार ले जा सकता है, लेकिन F-16 की तुलना में एक स्मॉलर रडार इमेज रिटेन कर सकता है। ये जॉइंट मिशनों में बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है, जिसमें हर एक एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ का यूज किया जाता है। F-35 से स्टील्थ, F-16 से स्पीड एंड डॉग फाइटिंग एबिलिटी एक KF-21 अचीव कर सकता है। प्रोडक्शन के दौरान ये कहा गया है कि एयरक्राफ्ट को F-16 की तुलना में कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, जैसे कि 50% ग्रेटर कॉम्बैट रेंज, बेटर ESA रडार, डेटा लिंक और 30% लॉन्गर लाइफ स्पेन इसमें है। वेल इस एयरक्राफ्ट को पावर देता है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन, जो वर्तमान में सुपर हॉर्नेट और JAS-39 ग्राफिन इस नए वेरिएंट में यूज हो रहा है। ये एक गुड मिडल ग्राउंड इंजन है जो पावरफुल होने के साथ साथ फ्यूल के बर्न रेट को भी कम करता है। इसके साथ मेंटेनेंस टाइम को भी ये रिड्यूस करता है। GE400 के वेरिएंट के साथ करंट इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि KF-21 1200 नॉट्स या मैक 1.8 तक की स्पीड एंड 1000 किलोमीटर तक की कॉम्बैट रेंज तक जा सकता है। F-16 की 500 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज से काफ़ी बेहतर है। इस संभवतः KF-21 में 6350 kg की अतिरिक्त ईंधन क्षमता के कारण है, जबकि एक क्लीन F-16 में 3175 kg की अतिरिक्त क्षमता है। हथियारों के मामले में KF-21 7700 किलोग्राम तक का स्टोर ले जा सकता है। एयरक्राफ्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी शामिल है, जिसे 2 सीटर वाले वर्जन में और भी इनहांस कर दिया जाएगा, along with AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। तो ये एयरक्राफ्ट ग्लोबल स्टेज पर किससे कम्पीट करेगा? KF-21 हाल ही के वर्षों में बढ़ते संख्या के 5th जेन एयरक्राफ्ट में से एक है। इस रीजन में जापान एंड चीन दोनों के पास सिमिलर 5th जेन के एयरक्राफ्ट है, जिनकी स्पेसिफिकेशंस काफी हद तक गुप्त है। इनमें से मोस्ट इंटरनेशनली प्रोमिनेंट चेंगदू J-20 है, एक चीनी डिजाइन जो 2017 में सेवा में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसकी क्षमताओं के बारे में अधिकांश जानकारी रहस्यमय बनी हुई है। इसके बाद शेनोंग FC-31 है। ये एयरक्राफ्ट जो लॉकहीड मार्टिन के 5th जेन डिजाइन से इंस्पिरेशन लेता प्रतीत होता है। FC-31 ने 2012 में अपनी पहली उड़ान भरी और ये एक प्रोटोटाइप डिजाइन है। हालांकि ये संभावना है कि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड नेवी के साथ एक कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट के रूप में सेवा में प्रवेश करेगा। दोनों चीनी एयरक्राफ्ट में FC-31 एक बड़ा खतरा साबित होने की संभावना है, क्योंकि शेनियोंग एयरक्राफ्ट कोऑपरेशन को विशेष रूप से अच्छे एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, स्पेशली J-16, जिसे कई सोर्सेज द्वारा डेवलप किए जा रहे किसी भी सुकोई डेरिवेटिव से सुपीरियर माना गया है। FC-31 के सिमिलर जापान में मित्सुबिशी का X2 भी है। ये प्रोटोटाइप डिजाइन फिर से लॉकहीड के 5th जेन के एयरक्राफ्ट से इंस्पायर होता हुआ प्रतीत होता है। वर्तमान में मित्सुबिशी एपेक्स ये 6th जेन के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए आधार के रूप में मौजूद है। FC-31 की तरह ये कहना गलत होगा कि जापान का एपेक्स प्रोग्राम केवल ऑन पेपर पर टाइगर है। वर्ल्ड वॉर 2 में मित्सुबिशी ने A6M0 से लेकर F2 तक एयरक्राफ्ट्स को रिलायबल एंड कंसिस्टेंसी से प्रोड्यूस करने की रेपुटेशन अर्न की है। दी F2 जो F-16 वाइपर से निकला है, ये कथित रूप से कई क्षेत्रों में ओरिजिनल डिजाइन से आउट परफॉर्म करता है। एशिया के अलावा अदर नोटेबल 5th जेन के डिजाइन में भारतीय हाल AMCA, तुर्की का TAI TF कान एंड रूसी सुकोई 75 चेकमेट शामिल है। इस भारतीय हाल AMCA के ऊपर हमने पिछले वीडियो में जाना है, ये वीडियो आप जरूर देखें। आपको भारत के इस पहले 5th जेन एयरक्राफ्ट के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड इस वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। डू चेक। वेल इंडियन हाल AMCA संभवतः KF-21 से मोस्ट कंपेरेबल है। इस एयरक्राफ्ट को समान हथियारों के साथ सुसज्जित करने की प्लानिंग है और ये संभावना है कि ये सेम जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजिन्स पर उड़ान भरेगा।
भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को देखते हुए इस एयरक्राफ्ट को पश्चिमी और रूसी दोनों एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करने में कैपेबल होना चाहिए और तुर्की का ये डिज़ाइन TAI TF खान इसे 16 मार्च 2023 को पहली बार प्रदर्शित किया गया। हालांकि ये अभी तक उड़ान नहीं भर पाया है और इसके क्षमताओं के बारे में कुछ भी पुष्टि नहीं की जा सकती। हालांकि तुर्की के डिजाइन को उसके समकक्षों से अलग करने वाली इसकी ओवर कॉन्फिडेंस से भरी रोल आउट प्लानिंग है। 2023 तक तुर्की वायुसेना का कहना ये था कि उनके F-16 फ्लीट को नए एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाएगा, शायद 2028 तक के आसपास। अंतिम डिजाइन है सुखोई 75 चेकमेट या Su-75। Su-57 की तरह पब्लिकली इसके स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस के बारे में बहुत कम जानकारी जारी की गई है। ये एक कैपेबल एयरक्राफ्ट हो सकता है जिसे इंटरनेशनल पब्लिसिटी की कोई नीड नहीं है, विशेष रूप से अभी चल रहे पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव को देखते हुए। ये डिजाइन Su-57 की तरह है और इसको शायद स्पॉटलाइट और एयर शो से दूर रखा जाएगा, खासकर ये अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस हो तो। इन सभी 5th जेन डिजाइन में जो आम बात प्रतीत होती है वो है रडार विजिबिलिटी को कम करने पर फोकस करना, न कि परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना। अब तक KF-21 साउथ कोरियाई लोगों के लिए एक नेटिव डिज़ाइन के रूप में प्रॉमिसिंग दिख रहा है, भले ही वो एयरक्राफ्ट को फुल मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ के बिना लॉन्च कर रहे हो। एक छोटे देश के लिए ये अभी एक एरोस्पेस इंडस्ट्री की शुरुआत को दर्शाता है जो हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने में कैपेबल है। इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट इस बात का सबक है कि छोटे देशों के लिए एक इंस्पायरिंग लेसन है। अब केवल यही उम्मीद की जा सकती है कि ये साउथ कोरियाई KF-21 प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और भी ऐसे कंटेंट के लिए और इस भारतीय हाल AMCA के वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। धन्यवाद।